अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम इंस्पेक्टर इंडियन रेवेन्यूज़ के टैक्स सीरीज से रिलेटेड जो टॉपिक्स है, आज हमारा वही कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड टैक्स क्रेडिट्स। ठीक है, ये टॉपिक्स जो है ये बहुत ही थोड़ा सा बड़ा टॉपिक्स है, लेकिन इसके मैंने कुछ पार्ट्स कर लिए। आज हम इसमें कुछ चीज़ें जो हैं डिस्कस करने वाली वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो बाकी वीडियो जो है इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो हम वो अपलोड में करता रहूँगा। ठीक है, आज इसमें हमने 3-4 टॉपिक्स हैं हमने वो डिस्कस करने हैं, वो भी मैंने अपनी इस वीडियो में हाईलाइट किए हैं कि ये टॉपिक्स इस वीडियो में हमने डिस्कस करने हैं। इस टॉपिक्स की हमें ज़रूरत कब पड़ती है, पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब टैक्सेबल इनकम को हम कंप्यूट कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने ये टैक्सेबल इनकम का टॉपिक्स अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो जब भी टैक्सेबल इनकम की कंप्यूटेशन हो जाती है तो इसके बाद जो है टैक्स रेट्स अप्लाई करने होते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल है उसकी टैक्सेबल इनकम जो है वो ये है। अब इस पे टैक्स रेट्स कौन से अप्लाई होंगे, सैलरीड इंडिविजुअल के टैक्स रेट्स अप्लाई होंगे या नॉन सैलरीड इंडिविजुअल के टैक्स रेट्स अप्लाई होंगे। तो इस टॉपिक इस मकसद के लिए या इस पर्पज़ के लिए जो है हम जो है टैक्स कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी करते हैं और टैक्स क्रेडिट करते हैं। ठीक है, इसी मकसद के टैक्सेबल सैलरी पे टैक्सेबल इनकम पे कौन से टैक्स रेट्स अप्लाई होते हैं और कौन से नहीं होते। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सैलरीड इंडिविजुअल क्या है, इसके बाद उसके जो विद होल्डिंग टैक्स रेट्स हैं फॉर सैलरीड इंडिविजुअल जो 30 जून 2021 अपडेट हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद नॉन सैलरीड इंडिविजुअल उसके जो टैक्स रेट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। इसी तरह टैक्स रेट रिडक्शन फॉर सीनियर सिटीजन, टैक्स रिडक्शन फॉर डिसेबल पर्सन, टैक्स रिडक्शन फॉर फुल टाइम टीचर, टैक्स रिडक्शन फॉर फुल टाइम रिसर्चर और न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन। वैसे मैंने टॉपिक्स वाइज एक न्यूमेरिकल अपनी इस वीडियो में अपलोड किया हुआ है कि एक टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसकी न्यूमेरिकल के थ्रू भी मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन देने जो है डिस्क्राइब करने की बयान करने की कोशिश की है। तो चलते हैं हमारे पास टॉपिक्स वाइज। अब हमारा टॉपिक्स है ये एक सैलरीड इंडिविजुअल। ठीक है, अब हमने इसमें डिस्कस करने के सैलरीड इंडिविजुअल कौन से होते हैं और उनकी टैक्सेबल इनकम कैसे कंप्यूट की जाती है और उस पर कौन सा टैक्स रेट अप्लाई होगा। ठीक है, कि किस लिमिट तक का टैक्स रेट अप्लाई होगा, किस लिमिट की टैक्सेबल इनकम उसकी होनी चाहिए और कौन सा उस पर टैक्स रेट अप्लाई होगा। तो इसमें स्लेब्स जो हैं वो भी मैंने डाली हुई हैं, तो आप देख लें। इसमें तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सैलरीड इंडिविजुअल होते कौन से हैं। ठीक है, कि ऐसा शख्स जिसकी इनकम फ्रॉम सैलरी की रकम टैक्सेबल इनकम के 50% से ज़्यादा हो तो उसको हम सैलरीड इंडिविजुअल कहते हैं। ठीक है, कि ऐसा पर्सन जिसकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 50% से ज़्यादा है। ठीक है, उसकी इनकम उसकी टैक्सेबल इनकम से 50% ज़्यादा है तो उसको हम कहते हैं सैलरीड इंडिविजुअल। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर अब हमें कैसे पता चलेगा ये पर्सन जो है ये सैलरीड इंडिविजुअल है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इसको एक्सप्लेनेशन इसकी देने के लिए मैंने एक न्यूमेरिकल इसमें जो है लिखा है कि जिस तरह की मिसाल के तौर अगर कोई शख्स है उसकी सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो है हमारे पास वो है जी 4 लाख। ठीक है ना, मैंने 4 लाख है। इसी तरह उसकी जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है वो है हमारे पास 80,000। इसी तरह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है उसकी है जी ये 30,000 लिखी हुई, लेकिन ये ज़्यादा एक सिफर इसमें ज़्यादा लगे, ये 30,000 आप इसको समझिए। ठीक है, ये जो है इसको काट दे, ये हमारे पास सिफर नहीं है। ठीक है, एक शख्स है जिसकी सैलरी जो है इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में से 40 लाख और 4 लाख, इनकम फ्रॉम बिजनेस से 80,000 और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है 30,000। ठीक है, तो इसके टोटल टैक्सेबल इनकम क्या होगी कि तमाम हेड्स की इनकम को जब हम सम करते हैं या जमा करते हैं तो उससे जो हमें इनकम हासिल होती है या रकम हासिल होती है उसको हम कहते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम। ठीक है, तो टोटल टैक्सेबल इनकम इन सब को हमने ऐड कर लिया। ठीक है, इसको भी ऐड कर लिया, इसको भी ऐड कर लिया, तो ये टोटल टैक्सेबल इनकम जो है उस शख्स की बन गई हमारे पास 5,10,000 बन गई। क्या बन गई? 5,10,000 बन गई।
तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने इस इनकम से पता चलाना है कि ये जो है टोटल टैक्सेबल इनकम जो हासिल हुई है ये सैलरीड इंडिविजुअल की हो सकती है या नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी टैक्सेबल इनकम है, इनकम फ्रॉम जो सैलरी है, उसको टोटल टैक्सेबल इनकम पर हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड। जिस तरह की ये मैंने किया हुआ है कि ये हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी होगी किसी भी इंडिविजुअल के, उसको हम उसकी टैक्सेबल इनकम से डिवाइड कर देंगे और मल्टीपल क्या कर देंगे 100। तो इसका परसेंटेज हमारे पास ये देखें आ गया है 78.43। इसका मतलब ये है कि ये जो परसेंटेज है, जो गिवन परसेंटेज है हमारे पास के 75%, इससे ये एक्सीड कर गई है। क्या कर गई है? इसका मतलब ये जो टैक्सेबल इनकम है किसी भी शख्स की, वो है सैलरीड इंडिविजुअल की। क्यों? क्योंकि इसका जो हमने रेट निकाला है, परसेंटेज इसकी निकाली है, वो है 78.43 और ये हमारे पास जो है यहाँ पे जो गिवन है डेफिनेशन में वो है 75%। ठीक है, इसका मतलब इससे ये इंक्रीज कर गई है। तो ये जो टैक्सेबल इनकम है ये सैलरीड इंडिविजुअल की है और ये सैलरीड इंडिविजुअल पर सैलरीड इंडिविजुअल के टैक्स रेट्स अप्लाई होंगे। ठीक है, तो चलते हैं, ये हम टैक्स रेट डिस्कस करते हैं। ठीक है, विद होल्डिंग टैक्स रेट्स कार्ड अपडेट 30 जून 2021। 30 जून 2021 से जो भी ये टैक्स रेट्स हैं वो मैंने इसमें अपलोड कर दी है। जहाँ पे किसी शख्स की इनकम अगर 6 लाख से इंक्रीज कर जाएगी तो उस पर तो टैक्स रेट ज़ीरो होगा। क्या होगा? उस पर टैक्स रेट क्या बनेगा हमारे पास? ज़ीरो। अगर किसी भी शख्स की जो टैक्सेबल इनकम है वो 6 लाख से कम होगी तो उस पर रेट ज़ीरो होगा। लेकिन जहाँ पे टैक्सेबल इनकम जो है वो इंक्रीज कर जाती है 6 लाख से, लेकिन क्या है कि वो 12 लाख से कम ही बनती है। क्या बनती है? तो फिर क्या होगा, उस पर जो टैक्स रेट होगा वो होगा 5%। ठीक है, ऑफ एक्सीडिंग अमाउंट। ठीक है, 6 लाख से जो भी अमाउंट एक्सीड कर जाएगी उसका जो 5% जो होगा वो उस पर टैक्स रेट के तौर पर डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, या लिया जाएगा। इसी तरह कोई ऐसा शख्स है जिसकी टैक्सेबल इनकम जो है 12 लाख से इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, और लेकिन 18 लाख से कम है, तो फिर इस सूरत में क्या होगा कि 30,000 तो वैसे प्लस किया जाएगा उसमें। ठीक है, जो उसकी 10% एक्सीडिंग अमाउंट पे जो 10% लगेगा। ठीक है, अब 12 लाख है, इस पे अगर हम लगाएंगे 10%, उस 10% की जो भी अमाउंट आएगी उसमें हम ये 30% भी ऐड करेंगे और फिर जो अमाउंट आएगी वो उसकी क्या कहलाएगी, वो उसका उस पर टैक्स लाइबिलिटी या टैक्स रेट कहलाएगी, टैक्स लाइबिलिटी उसकी होगी। ठीक है, कि इस अमाउंट पे 12 लाख पे हम पहले 10% अप्लाई करेंगे, उससे जो अमाउंट आएगी उसमें हम ये 30,000 जमा करेंगे। तो इन दोनों को मिलाने के बाद सैलरीड इंडिविजुअल के लिए वो क्या हो जाएगा, वो उसकी टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगी। वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड। ठीक है, जहाँ पे किसी शख्स की अगर टैक्सेबल इनकम 18 लाख से इंक्रीज कर जाती है लेकिन 25 लाख से वही कम है, तो फिर इस सूरत में क्या होगा, 90,000 उसमें प्लस होगा 15% अमाउंट के साथ जो कि 18,000 से इंक्रीज होगी। ठीक है, कि 18,000 से जितनी अमाउंट को इंक्रीज होगी उस पर पहले हमने 15% निकालना है। इसके बाद जो अमाउंट आएगी उसमें हम ये चीज़ें 90,000 उसमें हम ऐड कर देंगे। सही है, तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जहाँ पे टैक्सेबल इनकम जो है वो 25 लाख से तो इंक्रीज कर जाए। ठीक है, 25 लाख से तो इंक्रीज कर जाए लेकिन 35 लाख से कम हो। क्या हो? 35 लाख से कम हो, तो फिर क्या करेंगे कि जो भी एक्सीडिंग अमाउंट है इससे मैंने 25 लाख से, उसका हम निकालेंगे पहले 17%। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उस अमाउंट में हम ये 1,95,000 ये उसमें हम प्लस का ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है कि जहाँ पे टैक्सेबल इनकम जो है वो 35 लाख से तो इंक्रीज कर जाए लेकिन 50 लाख से क्या हो, कम हो, तो फिर हम क्या करेंगे जी, उसका एक्सीडिंग जो भी अमाउंट होगी, एक्सेस अमाउंट, उसका हम 20% पहले निकालेंगे। उसमें उसके में से जो भी आंसर हमें मिलेगा उसमें हम ऐड कर देंगे 3,70,000 उसमें हम मज़ीद ऐड कर देंगे, तो वो उसकी टैक्सेबल लाइबिलिटी कहलाएगी। इसी तरह नेक्स्ट है जी
जहाँ पे टैक्सेबल इनकम जो है वो 50 लाख से तो इंक्रीज कर जाए लेकिन 80 से कम हो, तो फिर इस सूरत में क्या होगा कि 22% ऑफ एक्सेडिंग अमाउंट निकालेंगे, उसमें जो भी अमाउंट आएगी उसमें हम ये 6,70,000 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि टैक्सेबल इनकम जब इंक्रीज कर जाए 80 लाख से, ठीक है ना, 80 लाख से इंक्रीज कर जाए और 1,20,000 1 करोड़ 20 तक आ जाए, ठीक है ना, तो फिर इसके लिए क्या होगा कि 25% तो इस पे 80 लाख पे लगेगा और बाकी जो अमाउंट होगी ये, ठीक है, 13,45,000 वो उसमें मज़ीद हम ऐड कर देंगे ऐसे ही। इसी तरह जो है ये 1 करोड़ 20 से इंक्रीज कर जाए और 30 तक पहुंच जाए, ठीक है, तो 3 तक पहुंच जाए, ठीक है, 3 करोड़ तक, फिर तो इसकी अमाउंट में हम क्या करेंगे, पहले तो उस पर हम निकालेंगे 27%, ठीक है, इसके बाद उस मज़ीद ये जो है 23,45,000 उसमें हम मज़ीद ऐड कर देंगे। इसी तरह किसी शख्स की अगर टैक्सेबल इनकम है वो 3 करोड़ से बढ़ जाती है और 5 तक चली जाती है, ठीक है, 5 तक चली जाती है, तो उस पर पहले तो 30% हम निकालेंगे, ठीक है, इसके बाद जो है ये अमाउंट इसमें हम ऐड कर देंगे। तो इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट भी आप इसको समझ लें, ठीक है, कि 50 से 75 हो जाए, फिर इसी तरह ये इसमें इतना परसेंटेज जो है वो इसमें ऐड होगा और इतना परसेंटेज निकालेंगे और इतना परसेंट इसमें क्या हो जाएगा, इतनी अमाउंट इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन हमने ज़्यादातर जो डिस्कस करना है वो पहले पॉइंट करने होते हैं, क्योंकि कोई इंडिविजुअल जो है सैलरीड पर्सन जो होते हैं उनकी इतनी ज़्यादा एक्सेस अमाउंट नहीं होती, ठीक है, कि वो इतने करोड़ों में चली जाए, सही है। लेकिन इसके जो फर्स्ट पॉइंट्स हैं 3-4 पॉइंट्स वो हमने लाजमी उसकी लिमिट और उसका टैक्स रेट याद रखना है, क्योंकि ये अक्सर पेपर्स में पूछा जाता है, क्योंकि ये जो FPSC पेपर कंडक्ट करता है ये MCQs एक पेपर होगा, उसमें जो है इतना डिटेल में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये बस सिंपल मकसद हमने याद रखना होता है कि ये पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन तो सॉल्व करना होता ही नहीं है कि हमें इतनी लिमिट्स याद रखनी पड़ेगी, सिंपल सिर्फ पता होना चाहिए कि आपको टैक्स रेट सैलरीड इंडिविजुअल के लिए क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। अब ऐसा शख्स जिसकी इनकम फिनाम सैलरी या उसकी इनकम जो है वो 75% से इंक्रीज नहीं करती टैक्सेबल इनकम से, उसकी टैक्सेबल इनकम से अगर किसी इंडिविजुअल की सैलरी इनकम जो है वो टैक्सेबल इनकम के 75% से ज़्यादा नहीं है तो फिर वो क्या कहलाएगी, उसकी वो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल कहलाएगा, ठीक है। तो उसकी अमाउंट पे इस तरह जो है टैक्स अप्लाई होगा, जो कि अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। जिस तरह की मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स है उसकी इनकम फिनाम सैलरी है 4 लाख और उसके बिजनेस में से उसको 1 लाख मिल रहा है, इसी तरह कोई अदर सोर्सेज से इसको मिल रहा है जी 50,000, ठीक है, तो इसकी टैक्सेबल इनकम हमारे पास को टोटल बन गई 5,50,000, क्योंकि टोटल टैक्सेबल इनकम जो होती है वो तमाम हेड्स की इनकम को ऐड करने से या सम करने से हासिल होती है, सही है, ये टैक्सेबल इनकम है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये नॉन सैलरी इंडिविजुअल के या सैलरी इंडिविजुअल, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इनकम फिनाम जो सैलरी है, इनकम फिनाम सैलरी, इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल टैक्सेबल इनकम और मल्टीपल उसके साथ हम कर देंगे परसेंटेज, मतलब 100। तो देखें ये हमने किया, ये 40,000 इनकम फिनाम से 4 लाख इनकम फिनाम सैलरी आ गया और 550 हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ गई, मल्टीपल क्या हो गया ये 100, यहाँ पे मल्टीपल का निशान आएगा, ये टीवी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये जब परसेंटेज निकाला दिए 72.72% बन गई इसकी, तो ये जो है ये 75% से लेस है, तो ये नॉन सैलरीड इंडिविजुअल कहलाएगा। इसके टैक्स रेट भी हम डिस्कस करने लगे हैं। तो इसका जी देखें जी टैक्स रेट इस पे कि जहाँ पे किसी शख्स की अगर इनकम जो है, ठीक है, अब ये इसके लिए कंडीशन है कि ये इंडिविजुअल या AOP की सूरत में होंगे, ठीक है ना, कि सैलरीड पर्सन के अलावा जो भी टैक्स रेट होते हैं वो जहाँ तो उनको हम नॉन सैलरीड इंडिविजुअल कहते हैं, यहाँ टैक्स इन केस ऑफ इंडिविजुअल आर AOP सेक्शन 155, ठीक है, कि ये जो टैक्स होता है ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे लगता है, ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 155 के
तहत नॉन सैलरीड इंडिविजुअल या पर्सन अदर देन दी सैलरीड इंडिविजुअल के लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर किसी शख्स की इनकम जो है वो 3 लाख से ज़्यादा है, ठीक है ना, ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट डज नॉट एक्सीड, ठीक है 3 लाख, ठीक है 3 लाख से अगर इंक्रीज नहीं करती तो उस पर तो टैक्स रेट तो नील ही लगेगा। ठीक है, उसका टैक्स रेट क्या होगा, समझो कि 0 होगा या होगा ही नहीं दूसरे अल्फाज में। ठीक है, तो उस पर लेकिन अगर वो 3 लाख से तो इंक्रीज कर जाए लेकिन 6 से कम हो, ठीक है, फिर उस पर हम क्या लगाएंगे, 5% लगाएंगे उसकी एक्सीडिंग अमाउंट पे। ठीक है, ग्रास अमाउंट पे, जो भी ग्रास अमाउंट होगी उस पर हम लगाएंगे जी उसका 5%। इसी तरह अगर किसी की इंक्रीज हो जाती है 6 लाख से तो ज़्यादा है लेकिन क्या है 20 लाख से कम है, तो फिर इसमें हम पहले तो 10% एक्सीडिंग अमाउंट पे लगाएंगे, मतलब ग्रास अमाउंट पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें हम 15,000 मज़ीद ऐड कर देंगे। इसी तरह कोई है जी जिसकी ग्रास अमाउंट ऑफ रेंट एक्सीड कर जाती है 20 लाख से, तो उस सूरत में क्या हो जाए, जो भी एक्सीडिंग ग्रास अमाउंट है उस पर 25% पहले उस अमाउंट का हम कंप्यूट करेंगे और उसके बाद उसमें हम 1,55,000 उसमें मज़ीद ऐड कर देंगे। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, रिडक्शन इन ग्रास टैक्स लाइबिलिटी ग्रास टैक्स पेएबल। ठीक है, कि ग्रास टैक्स लाइबिलिटी में कैसे रिडक्शन होती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर जिनके ग्रास टैक्स लाइबिलिटी पर उनको रिडक्शन दी जाती है। ठीक है, तो ये इनकम टैक्स या किसी भी टैक्स का एक रूल होता है कि वो हर माशरे या सोसाइटी में जो है स्पेशल किस्म की फेवर दी जाती है अपनी मुख्तलिफ क्लासेस को, क्योंकि तमाम माशरे में या सोसाइटी में या क्या होता है कि तमाम इंडिविजुअल जो हैं वो सेम कैटेगरी के नहीं होते। ठीक है, उसमें कोई रिच होते हैं, कोई पुअर होते हैं, तो हर सोसाइटी या कंट्री जो है वो अपने मुख्तलिफ किस्म के लोगों को, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के क्लासेस को मुख्तलिफ किस्म के जो है वो फेवर्स करता है किसी भी लिहाज से। वो हो सकता है कि उसको फेवर दे रहा हो एज के हिसाब से, रेस के हिसाब से, फिजिकल डिसेबिलिटी के एंड नेचर ऑफ जॉब। ठीक है, तो इन तमाम सूरतों में तमाम सिटीज़न जो होते हैं उनको एक किसी न किसी बेस पे एक रिडक्शन दी जाती है, माना रिलैक्सेशन दी जाती है ऐसे एज अ टैक्स लायबिलिटी की सूरत में। तो उनमें से ये 4 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जिन पर्सनस को जो है वो टैक्स लायबिलिटी में रिडक्शन दी जाती है। नंबर 1 पॉइंट है हमारे पास जी, वो है ऐसे सिटीज़न जो सीनियर सिटीज़न, ऐसे जो है क्या कहते हैं कि सिटीज़न जो कि सीनियर सिटीज़न जिनको कहा जाता है, किसी भी मुल्क के सीनियर सिटीज़न होते हैं, तो उनके लिए टैक्स रिडक्शन उनको भी टैक्स रिडक्शन दी जाती है। और ऐसे पर्सन जो कि डिसेबल है उनके लिए भी टैक्स रिडक्शन होती है। इसी तरह रिडक्शन फॉर फुल टाइम टीचर, जो फुल टाइम टीचर हैं उनको भी उनकी सैलरी में भी उनको टैक्स रिडक्शन दी जाती है। रिडक्शन फॉर फुल टाइम रिसर्चर, ठीक है, अगर कोई फुल टाइम रिसर्चर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको भी उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी में उसको रिडक्शन दी जाएगी। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं। समझो कि किसी भी मुल्क में किसी भी क्लास को किसी भी बेसिस पे, ठीक है, कोई भी उसकी बेस हो सकती है, लाइक एज, रेस, फिजिकल डिसेबिलिटी, इसमें जो है रिडक्शन दी जाती है टोटल टैक्सेबल लायबिलिटी में। तो हमने इसमें ये 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं कि जब भी कोई इस कैटेगरी में लाई करेगा उसको टैक्स रिडक्शन दी जाएगी टोटल टैक्स लायबिलिटी में। तो इनको अब हम डिटेल में डिस्कस करने लगे हैं। नंबर 1 पॉइंट है हमारे पास रिडक्शन फॉर सीनियर सिटीज़न। ठीक है, कि सीनियर सिटीज़न को टैक्स रिडक्शन दी जाती है। अब सीनियर सिटीज़न होता कौन है, कि सीनियर सिटीज़न जो है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 उस कैटेगरी के लोगों को सीनियर सिटीज़न किया जाता है जिनकी एज जो है वो 60 साल से ज़्यादा हो। क्या हो, 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हो तो उनको सीनियर सिटीज़न कहा जाता है। और उनकी जो टैक्सेबल इनकम होती है उस पे उनको जो है रिडक्शन दी जाती है। ठीक है, टोटल टैक्सेबल इनकम पे उनको टैक्स रिडक्शन दी जाती है। नंबर 1 कंडीशन तो ये होगी कि वो 60 उनकी एज जो क्या होनी चाहिए, 60 से अबव होनी चाहिए, तो उनको टैक्स रिडक्शन मिलेगी, वो सीनियर सिटीज़न होंगे। नंबर 2
अगर वो सीनियर सिटीजन भी हो गया, ठीक है, नंबर 1 कंडीशन फुल हो गई, और अगर उसकी इनकम जो है वो 10 लाख से इंक्रीज ना करे, क्या ना करे, 10 लाख से भी इंक्रीज ना करे, तो उनको भी टैक्स रिडक्शन दी जाएगी और ये एज ए सीनियर सिटीजन होंगे, कंसिडर होंगे, ठीक है। तो इनको टैक्स लायबिलिटी दी जाएगी 50% रिड्यूस, ठीक है, कि जो भी उनकी टैक्सेबल इनकम होगी, सीनियर सिटीजन जो भी होंगे वो अपने टैक्सेबल तो इनकम में से टैक्स रिडक्शन 50% तक क्लेम कर सकते हैं, या उनको टैक्स छूट जो है, रिबेट जो है वो 50% है, ठीक है, कि उनके इनकम पे 50% उनको कम टैक्स उनसे कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन ये जो फैसिलिटी है ये तमाम सीनियर सिटीजन के लिए होगी अंडर सेक्शन 51C, ठीक है। ये क्लास ए और ये पार्ट 3 ऑफ दी सेकंड शेड्यूल में ये तमाम जो है डिटेल अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। कि सबसे पहले कि सीनियर सिटीजन कौन होता है। अगर सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन अगर कोई है जिसकी वो सीनियर सिटीजन जिसकी एज जो है 60 या 60 ईयर से ज़्यादा है तो वो सीनियर सिटीजन कहलाएगा, और उसकी इनकम जो है वो 10 लाख से इंक्रीज नहीं करनी चाहिए, तो इस सूरत में इसको टैक्स लायबिलिटी मिलेगी और वो टैक्स लायबिलिटी होगी 50%, ठीक है ना। तो इसको हम मज़ीद न्यूमेरिकल से भी क्लेरिफाई कर लेंगे, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें कि नेक्स्ट जिस तरह एक कोई मिस्टर हैं, मिस्टर ए, उसकी एज जो है वो 60 ईयर्स है, ठीक है। 60 ईयर्स का मतलब ये है कि वो एक सीनियर सिटीज़न है, ठीक है ना, सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में आ गया। उसकी इनकम ये है जी, इनकम फ्राम सैलरी है 7,50,000 7.5 लाख। इसी तरह इनकम फ्राम अदर सोर्सेज उसको 2 लाख मिल रहा है मजीद, तो इसको इसकी हमने कंप्यूट करनी है टैक्स लायबिलिटी, इसकी हमने कंप्यूट करनी है। तो इसको सोल्यूशन देख लें जी। टैक्सेबल इनकम क्या हो गई कि इनकम फ्राम ऑल हेड ऑफ इनकम, इनको जब हमने सम किया तो हमें ये मिल गई टोटल टैक्सेबल इनकम 9,50,000 मैंने 9.5 लाख मिल गई, ठीक है। तो ये है टैक्सेबल इनकम। अब अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं होता, ठीक है ना, वो तो अकॉर्डिंग टू जो स्लेब्स हमने डिस्कस किया उसके अंदर टैक्स उस पर लग जाता, लेकिन अब चूंकि ये सीनियर सिटीजन है इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको हम अकॉर्डिंग टू जो भी हमने अभी टैक्स रेट पढ़े इसके मुताबिक हम इसको डील करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसका जो है टैक्सेबल इनकम पर इसका ग्रास टैक्स निकालेंगे कि इसकी जो टैक्सेबल इनकम है इस पे टोटल कितना टैक्स लगता है, ठीक है, या ग्रास टैक्स इसका कितना है, तो इसके बाद उसको हम रिडक्शन दे देंगे, ठीक है। अब देखें जिस तरह के अब हमें इसी तरह अभी हमने रेट डिस्कस किए थे कि अगर कोई इंडिविजुअल है, वो सैलरीड इंडिविजुअल है, ठीक है ना, और उसकी इनकम जो है 6 लाख से ज़्यादा है, 6 लाख से ज़्यादा है, तो फिर क्या करते हैं कि जो भी एक्सीडिंग अमाउंट होगी उस पर हमने उसका 5% टैक्स इम्पोज करना है। क्या करना है? 5%, ठीक है। अब हमारे पास टैक्सेबल इनकम देखें कितनी है, 9,50,000 यहाँ पे, तो इसमें से 6,000 हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। क्या कर देंगे? क्योंकि अब ये जो इसकी सेकंड टैक्स रेट की जो स्लेब है फॉर सैलरीड इंडिविजुअल की, वो हम डिस्कस कर रहे थे कि सेकंड जब आप पढ़ेंगे कि उसमें कंडीशन क्या थी कि किसी भी शख्स की टैक्सेबल इनकम अगर 6 लाख से इंक्रीज कर जाए लेकिन 12 लाख से कम हो तो फिर क्या होता है, उस पर हम 5% अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब ये 9 लाख है तो इसमें से हम क्या करेंगे, 6 लाख तक तो टैक्स हो गया हमारे पास 0%। इसके बाद एक्सीडिंग अमाउंट पे हमने टैक्स अप्लाई करना है 5% के हिसाब से। तो अब ये कितनी 9.5 में से जब 6 लाख निकाल देंगे तो 3.5 लाख रह जाएंगे, ठीक है। इस पे अब हमने निकालना है 5%, ठीक है। ये 5% हम निकालेंगे तो इस पे जो टैक्स हमारे पास आ गया जी वो बन गया 17,500, ठीक है। कि टोटल टैक्सेबल इनकम पर जो टैक्स लगा उस पे जो टैक्स किसी इंडिविजुअल ने पे करना है वो पे करना है 17,500 अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है। लेकिन अगर वो सीनियर सिटीजन है तो इस सूरत में इसको रिडक्शन दी जाएगी, 50% उसको रिडक्शन दी जाएगी, ठीक है। तो ये जो ग्रास टैक्स लायबिलिटी हमने फाइंड की है इसको हम मल्टीपल करेंगे 50 के साथ, ठीक है। इसके बाद जो इसका आंसर आएगा, ठीक है, जो भी अमाउंट मिलेगी उसको हम
ग्रास इनकम से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, ये जो ग्रास इनकम है वो टैक्स लाइबिलिटी है ना, ग्रास टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। ये अमाउंट आई कितने, हमने जब 50% के हिसाब से रिडक्शन दी तो वो आ गई 8,750 आ गई। ये तो इसको रिडक्शन मिल गई कि इसको रिलैक्सेशन मिल गई इस सीनियर सिटीजन को। अब चूंकि ग्रास टैक्स लाइबिलिटी जो थी वो तो इतनी थी, अब इसको रिडक्शन इसकी कितनी बन गई, इतनी बन गई, तो इसमें से ये अमाउंट जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस सीनियर सिटीजन की टोटल टैक्स लाइबिलिटी हो गई हमारे पास ये, ठीक है, 8,750। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पर्सन है जी, रिडक्शन फॉर डिसेबल पर्सन। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक 50% रिडक्शन जो है वो टैक्स लाइबिलिटी में दी जाती है ऐसे पर्सन को जो कि डिसेबल हो, ठीक है, जिसमें बाकायदा वो नादरा का शनाख्ती कार्ड भी उसके पास होना चाहिए, ठीक है जी, और उसकी टैक्सेबल इनकम जो है वो भी 10 लाख से ज़्यादा इंक्रीज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दो कंडीशन हो गए कि ऐसा पर्सन डिसेबल कंसिडर होगा जिसके पास नादरा का CNIC नंबर हो, ठीक है, और 50% और इसके बाद उसकी इनकम जो 10 लाख से इंक्रीज ना करे तो उसको टैक्स लाइबिलिटी में 50% जो है रिडक्शन दी जाएगी। लेकिन डिसेबल पर्सन के लिए ये बात याद रखनी है कि इसके लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। सीनियर सिटीजन के लिए तो एज रिस्ट्रिक्शन थी कि उसकी एज जो है वो तकरीबन 60 यहाँ 60 से क्या होनी चाहिए, अबव होनी चाहिए, तो उस सूरत में उसको रिडक्शन दी जाएगी टैक्स लाइबिलिटी में। लेकिन डिसेबल पर्सन के लिए ये कंडीशन एज रिस्ट्रिक्शन की नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह जिस तरह हमने पीछे न्यूमेरिकल डिस्कस किया है, ठीक है, जिस तरह के अभी हमने पीछे न्यूमेरिकल डिस्कस किया है ना कि ये कोई पर्सन था, उसकी सैलरी इतनी हो गई और उसके बिजनेस में से इनकम इतनी हो गई, इसी तरह उसके टैक्सेबल इनकम हमने फाइंड की, इसके बाद जो एक्सीड अमाउंट थी उसको हमने ग्रास टैक्स लाइबिलिटी फाइंड की, इसके बाद जो है इसको 50% इसी तरह इसको रिलैक्सेशन दी। सेम केस जो है यही जो है रिडक्शन फॉर डिसेबल पर्सन के लिए भी इसी तरह का न्यूमेरिकल आप कंसीडर करने के ऐसे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन फॉर फुल टाइम टीचर के अगर कोई पर्सन या इंडिविजुअल जो है वो फुल टाइम टीचर है तो उस सूरत में उसको जो है रिडक्शन मिलेगी टैक्स लाइबिलिटी में, वो मिलेगी 40%। और दूसरा जो टैक्स लाइबिलिटी उसको 40% रिडक्शन मिलेगी अगर वो फुल टाइम टीचर है, ठीक है। लेकिन फुल टाइम टीचर की जो डेफिनेशन है इसको अब देख भी लें ताकि ये हर शख्स के नॉलेज में होने चाहिए कि इसको जो है एक्सप्लेन किया गया है। ये सर्कुलर नंबर 6 2013 के सर्कुलर में इसको डिस्कस किया गया है कि फुल जो है टाइम टीचर कौन होता है, यहाँ कौन फुल टाइम टीचर कैसे 40% रिडक्शन क्लेम कर सकता है अपने टैक्सेस में, ठीक है। फुल टाइम टीचर को एक्सप्लेन किया गया ऐसे कि ऐसा इंडिविजुअल यहाँ से जो कि गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में है, गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का होना ज़रूरी है, ठीक है ना, स्कूल या कॉलेज ये भी इसको भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह नॉन प्रॉफिट एजुकेशन इंस्टीट्यूट ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द HEC, ठीक है, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द HEC। यहाँ कोई, ठीक है, फुल टाइम टीचर की जो डेफिनेशन इस सर्कुलर के मुताबिक दी गई है, सर्कुलर नंबर 6 ऑफ 2013, उसके मुताबिक फुल टाइम टीचर ये होगा कि जो गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हो, ठीक है, यहाँ कोई नॉन प्रॉफिट एजुकेशन में अपनी सर्विसेज दे रहा हो, यहाँ कोई हायर एजुकेशन कमीशन में हो, ठीक है, यहाँ कोई ऐसा पर्सन जिसको बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने कोई डिक्लेयर किया हो कि ये हमारा फुल टाइम टीचर है, या किसी यूनिवर्सिटी से ये ऐसी यूनिवर्सिटी में अपनी सर्विसेज फराहम कर रहा हो जो कि HEC से रिकग्नाइज हो, ठीक है। फुल टाइम टीचर का मतलब ये है कि एक शख्स जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो टीचिंग पर्पज़ के लिए अपनी सर्विसेज क्या क्या है वो डिलीवर कर रहा है या प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, रेंडर कर रहा है, अपनी सर्विसेज को रेंडर कर रहा है प्योरली फॉर टीचिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है, ये टीचिंग पर्पज़ के लिए अपनी सर्विसेज को रेंडर कर रहा है। यहाँ कोई, लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि अपनी सर्विस रेंडर कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के लिए, ठीक है, किसी भी है तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, लेकिन अब उसकी जो सर्विसेज हैं वो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए या मैनेजरियल जॉब्स के लिए, तो इस सूरत में
जो है उसको रिडक्शन नहीं मिलेगी। मिसाल के तौर पर जिस तरह के प्रिंसिपल है, अब प्रिंसिपल जो है क्या होता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजरियल पोस्ट होती है, ठीक है। इसी तरह हेड मास्टर्स, इसी तरह डॉक्टर्स, ठीक है, इसी तरह वाइस चांसलर्स, ये चेयरमैन, ये तमाम जो हैं पर्सन ये फुल टाइम टीचर की डेफिनेशन की कैटेगरी में नहीं आते। फुल टाइम टीचर वही होता है जो कि फुली तौर पे, ठीक है, एम्प्लॉयड हो फॉर टीचिंग पर्पज़ के लिए उन इंस्टीट्यूट में जो कोई रिकग्नाइज्ड किए गए हैं इस सर्कुलर नंबर 6 ऑफ 2013 के तहत, ठीक है। तो उम्मीद है ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन फॉर फुल टाइम रिसर्चर। सेम डेफिनेशन है इस रिसर्चर की भी कि उसको भी अगर कोई पर्सन रिसर्चर है, फुल टाइम रिसर्चर, ठीक है, तो उसको भी अब टैक्स लायबिलिटी में 40% रिडक्शन मिलेगी। इसको भी डिफाइन किया गया है सर्कुलर नंबर 6 ऑफ 2000 के मुताबिक कोई ऐसे इंडिविजुअल जो किसी गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो, ठीक है, और उसका प्योरली अपॉइंटमेंट उसकी किसके होनी चाहिए, रिसर्च बेस पे होनी चाहिए, ठीक है। प्योरली अपॉइंटमेंट या उसकी जो सर्विस रेंडर है वो मकसद ही उसका रिसर्च है, ठीक है, तो फिर तो वो फुल टाइम रिसर्चर कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह रिसर्च इंस्टीट्यूट ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन, इसी तरह बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसी तरह बाय द यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द HEC। फुल टाइम रिसर्चर का मतलब जैसे कि मैंने बताया कि उसका पूरा जो ओवरऑल उसका मकसद या प्योरली उसकी इंगेजमेंट जो है वो है रिसर्च बेस्ड जॉब है, ठीक है ना, तो उसको तो मिलेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या कोई ऐसी पोजीशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजर, तो इस सूरत में उसको भी रिसर्चर को जो है टैक्स रिडक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ये न्यूमेरिकल एक छोटा सा लिया है हमने, ठीक है। इसमें अब जो है इस न्यूमेरिकल में मैं आपको दो चीज़ें डिस्कस करके बताऊंगा कि आपने दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है, ठीक है, कि जो भी पर्सन है जो फुल टाइम टीचर या फुल टाइम रिसर्चर नहीं है, तो इस सूरत में एवरी इंडिविजुअल की जो भी टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी होगी वो हमेशा ग्रास, ठीक है, ग्रास टैक्स लायबिलिटी उसको होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी को हम क्या कहते हैं टैक्स रिडक्शन देते हैं टैक्स लायबिलिटी में, तो अगर वो पर्सन है सीनियर सिटीज़न, ठीक है, अगर वो पर्सन है सीनियर सिटीज़न, नंबर 1 पॉइंट मैंने क्या डिस्कस किया यहाँ पे कि अगर वो है सीनियर सिटीज़न, ठीक है, सीनियर सिटीज़न की फॉर्म में उसको जो रिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी उसकी ग्रास टैक्स लायबिलिटी पे, ठीक है, ग्रास टैक्स लायबिलिटी पे उसको मिलेगी रिडक्शन, ठीक है। ये लेकिन अगर वो पर्सन है फुल टाइम टीचर है तो उस सूरत में क्या होगा कि उसको रिडक्शन मिलेगी इनकम फ्रॉम सैलरी से, ठीक है। एक तो टैक्स लायबिलिटी मिलेगी, ग्रास तो हम टैक्स लायबिलिटी उसकी फाइंड करेंगे, ठीक है। ग्रास तो हम जिस तरह के सीनियर सिटीजन के लिए हमने ग्रास टैक्स लायबिलिटी फाइंड की थी कि तमाम इनकम्स हमको तमाम इनकम्स को हमने ऐड किया, वो टैक्सेबल इनकम है। टैक्सेबल इनकम के बाद वो टैक्स रेट्स की जो स्लैब थी वो हमने उस पर अप्लाई करी, करने के बाद जो टैक्स रेट आया वो उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी थी, तो उस पर फिर हमने सीनियर सिटीजन के फॉर्म में 50% दे दिया, फिर जो अमाउंट आई उसको हमने ग्रास टैक्स लायबिलिटी से सब्ट्रैक्ट कर दिया था, ठीक है। लेकिन ये जो है फुल टाइम टीचर की फॉर्म में ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है, वो आप देख लें। आप देखें कि कोई पर्सन है अगर उसकी इनकम जो है 7.5 लाख है, ठीक है, मतलब 750 है, और उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस जो अदर सोर्सेज से इनकम आ रही है वो 2 लाख है, तो इसकी टोटल टैक्सेबल इनकम तो ये बन गई 9,50,000। अब इस पे ऑलरेडी 9,50,000 मैंने ग्रास टैक्स रेट हमने फाइंड किया हुआ है, ठीक है। ये पीछे न्यूमेरिकल हमने एक सॉल्व किया था, उसमें हमने ग्रास टैक्स लायबिलिटी फाइंड की थी। उस पर ग्रास टैक्स लायबिलिटी तो इस टैक्सेबल इनकम पे, इस टैक्सेबल इनकम पर जो ग्रास टैक्स रेट बनता है वो तो बनता है इतना, ठीक है। लेकिन अब चूंकि ये फुल टाइम टीचर ये रिसर्चर जिसको हमने रिडक्शन देनी है, तो रिडक्शन हम क्या करेंगे जी, इसके लिए
इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रास टैक्स ऑन सैलरी हम पहले फाइंड करेंगे। ठीक है, ग्रास टैक्स ऑन सैलरी पहले फाइंड करें। अब देखें सैलरी हमारे पास यहाँ पे क्या है 7,50,000, तो 6 लाख तक तो उसको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, मतलब 0 टैक्स होगा उसका। लेकिन जो एक्सीडिंग अमाउंट है उस पर तो हमने उसका रेट चार्ज करना है। तो एक्सीडिंग अमाउंट देखें 6 लाख, ये 7,50,000 है, इसमें से जब मैं 6 लाख मिनहा कर दूंगा या माइनस कर दूंगा तो बाकी 1.5 लाख मेरे पास बचेगा। और वो जो एक्सीडिंग अमाउंट है जो 600,000 से इंक्रीज कर गई है उस पर हम टैक्स रेट अप्लाई करते हैं 5% के हिसाब से। तो 5% के हिसाब से जब हमने टैक्स अप्लाई किया तो इस पे जो टैक्स आ गया वो हमारे पास आ गया 7,500 मैंने 7,500। अब ग्रास टैक्स ऑन सैलरी कितना हो गया कि अब ये जो हमने पॉइंट था कि 6,000 वाला और ए पॉइंट जिसको मैंने कहा दूसरा ये बी पॉइंट किया हुआ है। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये ग्रास टैक्स ऑन हमारे पास सैलरी आ जाएगा। ठीक है, ये सैलरी पे चूँकि ये फुल टाइम रिसर्चर हैं और टीचर हैं तो इनको जो रिडक्शन मिलनी है वो सैलरी के हेड से मिलनी है, क्योंकि ये सैलरीड पर्सन होते हैं। तो इसलिए पहले इनके लिए इस न्यूमेरिकल के लिए पहले आपने इनका ग्रास टैक्स ऑन सैलरी फाइंड करना होता है। ठीक है, ये ग्रास टैक्स ऑन सैलरी आ गया। इसके बाद क्या करना है कि ये जो अमाउंट हमें मिली है 7,500, इस पे अब हमने इसको 40% रिडक्शन देनी है। ये देखें ना, 40% टैक्स रिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स पेबल ऑन सैलरी 40% ऑफ 75% फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस पे जो है इसकी अमाउंट आ जाती है हमारे पास 3,000। अब ये जो 3,000 हमारे पास मिला है या आया है, इस 3,000 को हम ग्रास टैक्स से माइनस कर देंगे तो टोटल टैक्सेबल जो लायबिलिटी उस पर्सन की या फुल टाइम टीचर या रिसर्चर की बनेगी वो हो गई है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, ये जो है हमारी वीडियो का था आखिरी टॉपिक्स। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी क्वेश्चन की सूरत में आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और मज़ीद वीडियो के लिए जो है आप मेरे इस चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको डिस्कस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।